1947, 65, 71 इन तीनों वॉर्स सिर्फ इंडिया ने जीता नहीं बल्कि डोमिनेट किया। आगे चल के 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। फिर 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट ने कैसे दोनों कंट्रीज के बीच के वॉर्स को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना कैसे। ईयर 1936 ब्रिटिश इंडिया में एक लड़के का जन्म होता है, अब्दुल कादिर खान। 1947 में इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के बाद एक्यू खान के कुछ रिलेटिव्स पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन एक्यू खान खुद इंडिया में रुक जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात धीरे धीरे बैठ जाती है, मैं यहाँ सेकेंड क्लास सिटीजन बन के नहीं रह सकता। एक बुक न्यूक्लियर जिहादिस्ट के मुताबिक उसके फादर गफूर खान मानते थे कि इंडिया में मुस्लिम्स का कोई फ्यूचर नहीं है। इस वजह से इन ईयर 1952 सिर्फ 16 साल की उम्र में एक्यू खान इंडिया छोड़ देता है और पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान जाकर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से साइंस की डिग्री लेता है। 1960 में डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अगले 3 साल तक कराची में ही जॉब करता है। फिर एक्यू खान ने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान से बाहर यानी किसी दूसरे कंट्री में जाकर साइंटिस्ट बनेगा। 1972 तक एक्यू खान के पास पीएचडी डिग्री होती है और उसे एक जॉब मिलती है नीदरलैंड्स के यूरेनको नामक एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में। यूरेनको एक ऐसी कंपनी है जो यूरेनियम को इनरिच करती है, जिसका यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने में होता है। यूरेनको एक कॉमन प्रोजेक्ट था 3 कंट्रीज का, यूके, नीदरलैंड्स और जर्मनी। यहाँ एक्यू खान का रोल यूरेनियम एनरिच करना नहीं था, बल्कि उसका मेजर काम था डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करना, क्योंकि एक्यू खान को जर्मन और डच लैंग्वेजेस अच्छी तरह आती थी। इसीलिए यूरेनको के हाईली टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी। लगभग 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, लेकिन 18 मई 1974 को जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। यह टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस टेस्ट में प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब का यूज हुआ था और ये अंडरग्राउंड एक्सप्लोड किया गया था। इंडिया ने ऑफिशियली इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा। न्यूक्लियर बॉम्ब 2 तरीके से बनाया जा सकता है, यूरेनियम से और प्लूटोनियम से, जिसमें प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब ज्यादा डेंजरस माना जाता है। इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के 4 दिन बाद एक्यू खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा कि मैं पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद कर सकता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक्यू खान का यह प्रपोजल एक्सेप्ट किया। अब बस एक्यू खान को नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी चुरा कर पाकिस्तान ले जानी थी। एक दिन एक्यू खान लैब में काम कर रहा था, तभी उसे एक बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिली। उस लैब में जर्मनी से 2 एडवांस सेंट्रीफ्यूज आने वाले थे, G1 और G2। सेंट्रीफ्यूग एक ऐसी मशीन होती है जो घूमते हुए यूरेनियम के पार्टिकल्स को सेपरेट करती है। इसी प्रोसेस से एनरिच्ड यूरेनियम मिलता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। डॉक्यूमेंट्स को जर्मन से डच में ट्रांसलेट करने का काम एक्यू खान को ही दिया गया था। ये काम उसने लगातार 16 दिनों तक किया और इस पूरे पीरियड में वो बिल्कुल अकेला काम कर रहा था और बस यही वो मौका था जिसका एक्यू खान महीनों से इंतजार कर रहा था। इन 16 दिनों के अंदर वो G1 और G2 सेंट्रीफ्यूज की हर एक डिटेल्स नोट करता है और वो अपने डच स्पीकिंग वाइफ से भी मदद लेता है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट और कॉपी करने में, डिटेल ड्राइंग्स, एग्जैक्ट डायमेंशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। एक्यू खान ने सिर्फ मशीन का डिजाइन नहीं चुराया, उसने यह भी पता किया कि यूरेनको अपने सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए सामान कहां से खरीदता है। उसने सप्लायर कंपनीज की एक डिटेल्ड लिस्ट कॉपी कर ली, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनीज थे। इनफैक्ट इसी लिस्ट के थ्रू आगे चलकर पाकिस्तान ने भी सेंट्रीफ्यूज बनाने के पार्ट्स खरीदे और साथ ही में उनकी टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट्स भी चुराया गया था। डॉक्यूमेंट्स, ड्राइंग्स और सोर्सेज लिस्ट। सोर्सेज लिस्ट यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते वक्त कौन सा पार्ट कहां से खरीदना है। जो सोर्सेज लिस्ट उसने चुराई थी, उसी से वो अलग अलग कंपनी से पार्ट्स खरीदने लगा। लेकिन एक बात का उसने खास ध्यान रखा ताकि उस पर किसी को शक ना हो। वो डील करने के लिए एक दूसरे आदमी को फ्रंट में रखा था, जिसका नाम था एसे भट्ट।
जो कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था जो बेल्जियम में पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था। बीच बीच में नीदरलैंड्स पुलिस को शक भी हुआ। उन्हें लगने लगा था कि एक्यू खान कभी कभी पाकिस्तानी डिप्लोमेट से मिल रहा है और साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ डील भी कर रहा है। लेकिन फिर भी उस वक्त नीदरलैंड्स पुलिस ने एक्यू खान को अरेस्ट नहीं किया। बस सस्पिशियस एक्टिविटीज के चलते उसे सर्वेलियंस लिस्ट में डाल दिया गया। पुलिस का शक पूरे भरोसे में तब बदला जब एक्यू खान 1975 में स्विट्जरलैंड में एक न्यूक्लियर ट्रेड शो में गया। ट्रेड शो में जाकर उसने काफी अलग और सस्पिशियस टाइप के सवाल पूछे, स्पेसिफिक न्यूक्लियर कंपोनेंट्स के यूज के बारे में और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर। ये सब देखकर नीदरलैंड्स पुलिस का शक और गहरा हो गया और फिर पुलिस ने एक्यू खान को अरेस्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन अरेस्ट करने से पहले उन्होंने अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को इन्फॉर्म किया। नीदरलैंड्स पुलिस ने CIA को क्लियरली बताया कि एक्यू खान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन CIA ने सीधा मना कर दिया। उनका कहना था इसे अरेस्ट मत करो, हम इस पर नजर रखेंगे। अब सवाल ये है, नीदरलैंड्स पुलिस के बार बार कहने के बाद भी अमेरिका ने एक्यू खान को अरेस्ट करने से मना क्यों कर दिया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और USSR के बीच एक दूसरे को सुपीरियर प्रूव करने की जंग शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स दुनिया भर के देशों को अपना अलाई बनाने में लगे हुए थे। इस कोल्ड वॉर में USSR का क्लोज अलाई था इंडिया और अमेरिका का अलाई था पाकिस्तान। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान उसका दोस्त बना रहे और इसीलिए अमेरिका एक्यू खान को अरेस्ट करके पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन यहीं पर अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। आगे चल के 15 दिसंबर 1975 को एक्यू खान नीदरलैंड से पाकिस्तान वापस आ गया, चुराए हुए सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स और सप्लायर लिस्ट के साथ। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, न्यूक्लियर बम दो तरीके से बनाया जा सकता है, यूरेनियम से और प्लूटोनियम से। इसी टाइम यानी 1975 में पाकिस्तान वाले न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां प्लूटोनियम बेस्ड बम पे काम चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि एक्यू खान जो डिजाइन नीदरलैंड से चुरा कर लाया था वो यूरेनियम बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब के थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड मुनीर अहमद खान प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब पे काम कर रहा था। तब एक्यू खान ने प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को एक लेटर लिखा और कहा प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब पर असल में कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है। भुट्टो ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पूरी जिम्मेदारी एक्यू खान के हाथ में दे दी और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा प्रोजेक्ट 706। आने वाले कुछ सालों तक एक्यू खान ने उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर काम किया और 1978 में उसने पाकिस्तान का अपना खुद का सेंट्रीफ्यूज फाइनली बनाकर रेडी कर दिया, P1 और P2, जो आगे चल के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल हुआ। जब 1975 में नीदरलैंड्स पुलिस ने अमेरिका को बताया था कि एक्यू खान न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स चुरा चुका है और अपना एटॉमिक बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तब अमेरिका ने इस बात को काफी लाइटली लिया था। लेकिन अप्रैल 1979 तक अमेरिका को पूरी तरह समझ आ गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बनने के रास्ते पर है। इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए ताकि उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जा सके। लेकिन कोल्ड वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर में अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए 25 दिसंबर 1979 को USSR ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। प्लान ये था कि अफगानिस्तान के लोकल फाइटर्स मुजाहिदीन को सपोर्ट किया जाए, लेकिन मुजाहिदीन तक वेपन्स और सपोर्ट पहुंचाने के लिए एक रास्ता चाहिए था और वो रास्ता था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स एक दूसरे से टच होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही सेफ रूट प्रोवाइड कर सकता था। इसीलिए अमेरिका ने अप्रैल 1979 में लगाए हुए सैंक्शंस हटा दिए और पाकिस्तान को पैसा और सपोर्ट देना शुरू कर दिया। इस डील के बाद चीजों ने तेज रफ्तार पकड़ ली। खैर अर्ली 1980s में कॉम्प्लीमेंटिंग दी स्टोलन यूरोपियन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने अपना पहला यूरेनियम बैच एनरिच कर लिया और चाइना से न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लूप्रिंट्स भी हासिल की। और फिर 1984 आते आते पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रेडी कर चुका था। 1998 तक यानी पूरे 14 सालों तक पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर इंडिया ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद पाकिस्तान खुद को टेस्ट करने से रोक नहीं पाया।
मई 1998 में इंडिया ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसी टेस्ट के बाद इंडिया ने ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है हम न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज तभी करेंगे जब कोई दूसरा कंट्री पहले हम पर अटैक करे, यानी न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डिफेंस पर्पसेज के लिए इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का मानना अलग है। अगर सिचुएशन डिमांड करे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले भी कर सकता है, बिना किसी दूसरे कंट्री का वेट किए। मई 1998 में इंडिया के सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें बलूचिस्तान के चगाई टेस्ट साइट पर 5 न्यूक्लियर डिवाइसेज डेटोनेट किए गए। इसके 2 दिन बाद 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक और न्यूक्लियर डिवाइस डेटोनेट किया, खरन टेस्ट साइट पर, जो चगाई से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक्यू खान पाकिस्तान की आवाम के लिए भगवान जैसा बन गया। और फिर इस सब के बाद एक्यू खान ने चुराई हुई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं रखी। उसके बाद वही टेक्नोलॉजी उसने नॉर्थ कोरिया, लीबिया, ईरान जैसे देशों को बेच दी। यह माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया जैसे खतरनाक और अनस्टेबल देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में एक्यू खान का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान में एक्यू खान को 2 बार सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड निशाने इम्तियाज दिया गया। पहली बार 1996 में, दूसरी बार 1998 में चगाई न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल ये था कि उसकी फोटोज दुकानों, ट्रक्स और ऑटोज तक पर लगी रहती थी। जनवरी 2004 में प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने एक्यू खान को खान रिसर्च लेबोरेटरीज के हेड के पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्रीज तक प्रोलिफरेट करने के एलिगेशंस थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन फेस करने के बजाय खान को माफी दे दिया गया और उसे हाउस अरेस्ट के अंडर रखा गया। 2021 में कोविड-19 के चलते एक्यू खान की मौत हो गई। अब थोड़ा प्रेजेंट डे कंपैरिजन पे आते हैं। आज के टाइम पर इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वही पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आज दुनिया में टोटल 12,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उनमें से 90% सिर्फ 2 देशों के पास है, रसिया और यूएसए।